नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि 1925 विश्व दशहरे वाले दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। आज 96वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पहलू टच किए। खासतौर पर उन्होंने यही कहा है कि युवा पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास की ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और हमें भी उनको जानकारी देनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने यही कहा कि अपने पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान के साथ भले ही बातचीत चीन के साथ चल रही है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अपनी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, यानी चीन अगर कुछ करता है तो उसके लिए पहले तैयारी होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी पर भी उन्होंने चर्चा की है और साथ साथ जो खास इशू है इस वक्त सिलेक्टिव किलिंग, जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों की या मिनॉरिटीज की सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, इस पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है। और साथ साथ पर उन्होंने ये भी कहा है कि जनसंख्या पॉपुलेशन पर कंट्रोल होना चाहिए और ये बैलेंस्ड भी होनी चाहिए, पॉपुलेशन इम्बैलेंस्ड नहीं होनी चाहिए। चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में पैनल में मौजूद है एडवोकेट एमआर कुरैशी जो पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं। कुरैशी साहब, आपका स्वागत है। कपिल सिंह जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, उनका भी स्वागत है। और साथ साथ राजेश गुप्ता जी जो विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट है। राजेश जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत कुरैशी साहब से करेंगे। कुरैशी साहब, आप हमें ये बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के आपको नहीं लगता है कि एक पॉलिसी फार्मुलेट की जानी चाहिए, क्योंकि इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ता है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है? क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं आपको जी आज के इस डिबेट में ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुल्क के अंदर रिटार्ड ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, तो एक पॉलिसी की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पॉलिसी बेस्ड ऑन ए लॉजिक होनी चाहिए और उसमें आईनी तौर पर एक समिति बननी चाहिए, एक राय बननी चाहिए। उसके मुताबिक इस मुल्क के अंदर जो रिटार्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, ये एक बड़ा फैक्टर रहा है और इस पर पॉलिसी बनाए जाना, अगर मोहन भागवत जी ने कहा, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होना चाहिए। आज की तारीख में हमें चाइना से और जर्मनी से सबक लेना चाहिए कि चाइना ने भी एक पॉलिसी बनाई थी और वो बड़ी बुरी तरह से फेल हो गई, और जर्मनी में भी और कई देश जो थे उन्होंने भी ये पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी बनाई थी। मैं समझता हूं कि हमें बाकी देश जो जिन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर उसकी रोकथाम के लिए जो पॉलिसी बनाई, उनको समझते हुए हिंदुस्तान मुल्क में पूरे में जहां डाइवर्सिटी है, जहां पॉपुलेशन में मजहबी तौर पर और डाइवर्सिटी को देखते हुए अगर ये पॉलिसी एक कंसेंसस से बनेगी, लोगों की विल और विशेष के मुताबिक बनेगी, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त ज़रूरत है उसकी। ये तो कोई दो राय बात नहीं है। जो अगर मोहन भागवत जी ने कहा है तो उसमें होनी है, लेकिन उसमें देखना यह जरूरी है कि बैलेंस की भी बात की है कि बैलेंस्ड होना चाहिए पॉपुलेशन में। उन्होंने बताया है कि हिंदू आबादी 88% से गिर करके 83.8 हो गई है और मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है, 9.8% से 14.24% हो गई है। उन्होंने इसका भी हवाला दिया। देखिए, ये मैं आपको एक जो पहले हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे कुरैशी साहब, MY कुरैशी साहब, उनकी एक बुक है और उन्होंने बड़े थीसिस से काम किया हुआ उस पर जी। और अगर उस बुक को पढ़ा जाए और समझा जाए, ये एक वर्ग को क्या देना आसान है। मैं नहीं समझता हूं कि एक वर्ग की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन का ग्रोथ ये सब कम्युनिटीज में हो रहा है, मजहब और मजहब की बुनियाद पर नहीं। अगर आप ये कहें कि नहीं सिर्फ एक ही तबका की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो उसके लिए कोई पॉलिसी बनाओ, तो मैं समझता हूं कि ये इसके ऊपर गौर किया जाना चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हम देखें जो सेंसस के मुताबिक भी जी, और अगर आप देखें कि जो 10 ईयर सेंसस आता है उसमें ग्रोथ की रेशो देखी जाए तो वो रेशो उतनी नहीं बड़ी नजर आती। 47 में और 47 से पहले जी 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 अगर 1941 की सेंसस देखी जाए
और उसके बाद अगर उसके बाद के सेंसस को देखा जाए जी। तो मुझे नहीं लगता कि इस दिशा से ग्रोथ बताई जाएगी। राजेश जी से जानना चाहेंगे। राजेश जी, आपको नहीं लगता है कि किसी धर्म विशेष को इस पर कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए अगर जनसंख्या पर नियंत्रण होता है और कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है और सोच समझकर अगले 50 सालों का आंकलन करते हुए कि इस पॉपुलेशन का पर्यावरण पर कितना असर पड़ता है? ये बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर मोहन भागवत जी ने आज के अपने संबोधन में कही है। और पॉपुलेशन और बाकी सारे विषय जो उन्होंने टच किए हैं वो समझ लें जो एक बौद्धिक रूप से विकसित जनमानस है भारतवर्ष का, उसके मन में देश की समस्याओं के प्रति कौन कौन से विचार आते हैं, उन सारे विचारों को उन्होंने क्लब करके और देश के आगे रखा है जी। सरकार के आगे भी सही मायने में रखा है कि इन विषयों पर काम करने की जरूरत है। और उसमें एक विषय ये भी है जो पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो रहा है, जिसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ की रेशो भी ठीक नहीं है, ज्यादा ग्रोथ हो रही है। और दूसरा, अलग अलग समाज के वर्गों में कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जिनकी ग्रोथ जरूरत से नेशनल एवरेज से या स्टेट की एवरेज से ज्यादा हो रही है जी। तो और अतीत में ऐसा देखा भी गया है कि सरकारें जो अवेयरनेस कैंपेन इस पे चलाती हैं, कई जगह पे उन अवेयरनेस कैंपेन्स का धर्म विशेष के लोगों ने विरोध भी किया है जी। तो और इस तरह की जो ग्रोथ की इम्बैलेंस है, देश का कोई भी नागरिक है उसको भारतीय होने के नाते सोचना होगा, उसको हिंदू या मुसलमान होने के नाते सोचना नहीं होगा कि मेरी पॉपुलेशन अगर 10% है मैं इसको बढ़ा के 14% करना है, 20% करना है, या जिसकी 88% है उसको कम करके मुझे 80% तक ले जाना है। इस तरह के विचार अगर समाज के किसी वर्ग में आते हैं तो वो गलत हैं और उसी को लेकर के इस तरह का ये चिंतन जरूर हुआ होगा और उस चिंतन के मुताबिक ये बयान आया है। और सेंसस सारी फिगर्स को क्लियर देता है। सेंसस के मुताबिक ही वो 9% के आसपास पॉपुलेशन थी 1951 के सेंसस में। सेंसस के मुताबिक ही 2011 के सेंसस में वो परसेंटेज जो है वो 14% हो गई है। अगर बराबर ग्रोथ हो रही होती तो इस तरह से ना होता। जी। तो इस करके इस पे चिंता करने की जरूरत है और इसके लिए पॉलिसी बननी भी चाहिए। ये जो कुरैशी साहब ने कहा कि पॉलिसी कंसेंसस से बने, लेकिन पॉलिसी कंसेंसस से बनने के बाद समस्त भारतवर्ष, सारा समाज, जो अनेकता में एकता का जो हमारा एक स्लोगन है उसके मुताबिक सभी धर्मों का, सभी वर्गों का समाज उस पॉलिसी को अडॉप्ट करे पूरे मन के साथ। इसकी भी आगे जरूरत। कपिल जी, वैसे तो कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ बोलती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक पॉलिसी फॉर्मुलेट होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, उसमें किसी धर्म विशेष समुदाय का जिक्र ना हो? हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से भाषण में कहा था जी कि जो मौजूदा जो पॉपुलेशन है, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, इसके बारे में हमें सीरियसली विचार करना चाहिए। और उन्होंने खुद ही ये भी कहा था कि हम किसी को बाध्य भी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ही इस डिबेट की शुरुआत भी की थी करीब 2 साल पहले। तो उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि एक आम कंसेंसस जो है वो बनना चाहिए और जो इस देश की बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, अगर हम उसके ऊपर विचार विमर्श करें तो देश की जो मौजूदा पॉपुलेशन है, जो हमारे जो रिसोर्सेस हैं, वो उसके मुकाबले में ज़्यादा है और उसको कंट्रोल करना जो है वो हम भी समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से आरएसएस या फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जिनके अपने बच्चे नहीं हैं, अपने परिवार नहीं हैं, वो बयानात देते हैं कि कोई कहता है कि 7-7 बच्चे पैदा करो, कोई कहता है कि 10-10 बच्चे पैदा करो, तो पहले उनको अपना घर बसा लेना चाहिए, उसके बाद उनको अपनी राय किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात जरूरी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो करना बहुत जरूरी है और आज बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है वो हमारे देश की समस्या है। कांग्रेस लाइन टोक करती है कि इसको पॉलिसी बननी चाहिए, पॉलिसी फॉर्मुलेट होनी चाहिए। ये पॉलिसी जो है वो एक कंक्रीट पॉलिसी प्रोग्राम के तहत बननी चाहिए और किसी धर्म विशेष और जाति को ध्यान में रखकर नहीं बननी चाहिए। ये एक देश की समस्या है और इसको देश की समस्या की तरह ही देखकर इसके ऊपर पॉलिसी बननी चाहिए। जी कुरैशी साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि 370 हटने के बाद लोगों को काफी बेनिफिट मिला है, लाभ मिला है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि
टारगेट किलिंग की जा रही है, माइनॉरिटीज की किलिंग वहां पे शुरू हो गई है। क्या कहेंगे, 370 के बाद बदलाव आया है? देखिए, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता इस सवाल से जी कि 370 के हटने के बाद 370 तो उधर ही है, ये नलीफाई की गई उसकी खंड एक को छोड़ करके बाकी सारी। हाँ, जिसको हम देखिए कहते हैं जो हिंदी में। एक्सेशन था उसको छोड़ के अभी भी वो एक्सेशन वही है, उसी पॉइंट पर है, वन पे। उसको हम कहेंगे जब हम कहते हैं कि 370 को अब्रोगेट किया, नहीं, लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी तौर पर 370 वही है जी। ये उसकी 2-3 सेक्शंस जो है आगे सब सेक्शन हटाई गई आर्टिकल की। देखिए, ये पॉलिटिकल नैरेटिव के बेस पर सारा किया गया। देखिए, किसी एक जमात के मैनिफेस्टो में था ये कि हमने आर्टिकल 370 को हटाना है, 35 को हटाना है। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 से पहले जो जम्मू एंड कश्मीर की आवाम की पॉलिसी, जो नजरिया था कानून का कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर है 35 को रिटेन करने का, और यहां पूछा जाता था कि 35 से बैकडोर एंट्री है जी, किसी पार्लियामेंट के बिल से नहीं आई, किसी पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके नहीं डाली गई। लेकिन मेरा सवाल आपसे भी है और देश की पूरी आवाम से भी है, जो लीगल लोग हैं उनसे भी है, कि आर्टिकल 367 में जो 4 क्लास ऐड किए गए प्रेसिडेंट के रेफरेंस से, आर्डर से, वो किस पार्लियामेंट ने पास किए थे? जब 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी ने वहां रेजोल्यूशन लाया तो उस वक्त तो वो पहले ऐड हो चुके थे 3 प्रोविजन। किसमें? आर्टिकल 367 में, इंटरप्रिटेशन क्लास में, जहां असेंबली, कंसर्न असेंबली को यह कहा गया कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली मानी जाए। और मैं कहना चाहता हूं कि वहां का इसमें अमेंडमेंट थी। आप ये कहना चाहते थे कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन जो डेवलपमेंट की बात आप कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहां डेवलपमेंट हो गई, तो हमारी डेवलपमेंट के नजरिए से अभी पीछे यहां चैंबर ऑफ कॉमर्स ने स्ट्राइक की। हाँ, बंद कामयाब रहा। सुनिए, बंद कामयाब, बिल्कुल फिट एंड फायर रहा। देखिए, कश्मीर के हालत आपको बिल्कुल मालूम है, लद्दाख के हालात आपको मालूम है। गवर्नर मलिक साहब 50,000 नौकरी देते देते चले गए गोवा में, और गोवा से आगे कहीं गुम हो गए, पता ही नहीं उनका लगता। वो 50,000 नौकरियां गई कहां? एक भी आदमी को नौकरी नहीं दे सके। देखिए, अभी क्लास 4 की नौकरियों के लिए उन्होंने 4 बार अमेंडमेंट कर लिए जरूर को। अभी जिन लोगों ने वहां दे वो एवरेज भी हो गए, वो स्ट्राइक करने पर बैठ गए। देखिए, जो टेम्परेरी लोग लगे हुए उनके लिए गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को वहां जाना पड़ा। किसी एक यहाँ कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क है। ये राजेश जी से पूछते हैं। राजेश जी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजेश जी, सीधा सीधा एलिगेशन ये लग रहा है कि 370 में जो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस अमित शाह जो गृह मंत्री थे, उन्होंने जो वादे किए थे वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुई है। लेकिन आज जब हम देखते हैं जो मानव अधिकारों का हनन हो रहा था, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को राइट्स नहीं मिल रहे थे, वाल्मीकि समाज की भी बात करते हैं, हम गोरखा समाज की बात, गिर समाज की बात करते हैं, उनको तो आखिर पिछली सरकारें कुछ नहीं दे पाए। आप क्या कहेंगे जो कुरैशी साहब आप पर इल्जाम, यानी सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं? पहले मैं थोड़ा सा, ये कपिल जी ने जो कहा रिगार्डिंग पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स जी, और इन्होंने कुछ आई डोंट नो किस स्टेटमेंट इन्होंने रेफर की, 7 बच्चे पैदा करने की। मैंने कही किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी की तो स्टेटमेंट इस तरफ से ऐसी सुनी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे वो याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कोई नसबंदी हुआ करती थी, और ऐसा लगता था कि स्कूल के मास्टरों को भी ज़बरदस्ती लेकर के तो उनका वो मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता था कि बच्चे ना पैदा कर सकें, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। तो कम से कम इतना मैं एश्योर कर सकता हूं कि जो डिबेट भारत के प्रधानमंत्री ने और जो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने शुरू की है, उसमें उस तरह का प्रोविजन नहीं होगा कि कोई राह चलता जा रहा है या स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको कहा जाए कि चला भाई इस वैन में बैठ जा और तुझे अस्पताल में जाकर के हम तेरी नसबंदी कर देते हैं और उसके बाद तुझे घर भेजेंगे और तनख्वाह लेनी है तो ऐसा कर। ऐसा समय कभी नहीं आएगा, वो एक बार हिस्ट्री में हो चुका है। और दूसरा, जो कुरैशी साहब ने कहा कि चाइना या जर्मनी में इस तरह की पॉलिसीज फेल हो चुकी हैं, मैं उसको फेल नहीं मानता। दोज वर एम्ड टू अचीव सम सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ, और वो जब
उनकी वो ग्रोथ लेवल को उन्होंने, जिसको कहते हैं न्यूट्रल पे या जीरो पे ले आए वो, और उस वक्त आके उन्होंने उस पर दोबारा सोचना शुरू कर दिया। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव वाज अचीव्ड। ऑब्जेक्टिव अचीव होने के बाद उस पॉलिसी को लागू हुए 20, 30, 40, 50 साल हुए हैं, उसके बाद उनके रिव्यूज उनके वहां पे चल रहे होंगे। तो दिस इज हाउ इट हैज टू बी व्यूड। सेकेंड, जो चीज आप कह रहे हैं पोस्ट 5 अगस्त 2019 के हुआ ही कुछ नहीं है, या ये जो चेंजेस की गई हैं ये कामयाब नहीं है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं जी। सबसे पहले तो ये है कि ये पिछले एक हफ्ते या 10 दिन में जिस तरह से टारगेट किलिंग्स हुई हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और शोकपूर्ण है। और अभी भी कश्मीर के समाज में जो धर्मांध मानसिकता है, जो जिसको कहते हैं, मैं इस्लामिक टेररिज्म ही कहूंगा, क्योंकि वो कश्मीरी हिंदू हैं आप या आप सिख हैं तो इस करके आपको साइड में किया जाता है 15 टीचर्स में से, और उसके बाद गोली मार दी जाती है। तो ये इस्लामिक टेररिज्म या पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिज्म, उसका जितना विरोध कश्मीर के समाज की तरफ से आना चाहिए था वो नहीं आया, और ये अफसोस की बात है जी। कश्मीर का व्यापारी पूरे भारतवर्ष में ट्रेड तो करना चाहता है जी, लेकिन अगर बाहर का कोई गोलगप्पे वाला भी आके वहां पर कहता है कि मैं गोलगप्पे की रेडी लगा लूं, तो उसको ये गोली मरवा देते हैं, और उसके बाद इनको शर्म नहीं आती कि उसकी ये निंदा भी नहीं करते खुल करके। मुझे बताइए कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्या इसकी निंदा की है जी? तो ये कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट ही था वो मुबीन शाह, जिसने टीआरएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवोक किया, सपोर्ट किया और उनको खड़ा करवाया। ये मैं इन बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। अब दूसरी बात आ गई कि पोस्ट 5 अगस्त 2019 पॉजिटिव डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, एक्नॉलेज करें या ना करें। आप ही की गवर्नमेंट थी पीडीपी की, जिसमें आप ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी आप लोगों के पास थी, और हमारा जो ट्राइबल समाज है, गुजर बकरवाल, उनको राइट्स नहीं थे, और उनको आपने राइट्स नहीं दिए। आज उनको राइट्स मिले हैं, 600-700 लोगों को सर्टिफिकेट्स बांट दिए गए हैं। गवर्नमेंट ने कहा है 2-4 महीने में उसको सारा पूरा करो जी, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे उनको ये सारा दिया गया है। पंचायतों के डीडीसी इसके ये जो चुनाव हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को लेकर के जाना, ये इसी कालखंड में हुआ है जी, जी। उससे पहले तो वो संभव ही नहीं होता था। और स्पेशली जो कश्मीर बेस्ड लीडरशिप थी वो एक्सपोज हो गई कि जब कभी इस तरह के इलेक्शंस आने हैं, पंचायत के इलेक्शन आने, हम बायकॉट कर देते हैं, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों ने तो पंच सरपंच बनना नहीं है। जब एमएलए का इलेक्शन आएगा तो फिर हम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमने लेजिस्लेचर के मेंबर्स बनना है। तो इस तरह की बातें जो है साइमल्टेनियस, आपने खुद ही कह दिया कि जो रिफ्यूजी थे, जो वाल्मीकि थे, उन सबको इक्वल सिटीजनशिप राइट्स हमने अब मिले हैं। कपिल जी, ठीक है जी, तो कपिल जी आपसे जानना चाहूंगा कि आरएसएस चीफ ने यह भी कहा है कि अब आतंकवाद को जोरदार तरीके से कुचलना चाहिए। सिलेक्टिव किलिंग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे पहले चुन चुन के मारा जाता था, क्या आतंकवाद से डील करने में सरकार विफल रही है? देखिए, हम ये समझते हैं कि जिस तरह से 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने से पहले 56 इंच का सीना अक्सर दिखाया करते थे, लाल आंख दिखाने की बात चीन को वो करते थे जी। तो अब तक तो आतंकवाद छोड़ के पाकिस्तान भी निस्ते नाबूद हो जाना चाहिए था जी। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात करने वाले लोग आज अगर ये खुद ही कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ाई बरतने की जरूरत है, तो अच्छी बात है, लेकिन वो कड़ाई कब बरती जाएगी? और जो सिलेक्टिव किलिंग्स जो हो रही हैं कश्मीर के अंदर, कहां भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडित भाइयों को वहां पे बसाने की बात करती थी, और आज वहां जो माइनॉरिटीज रह रही हैं उन्हें ही सुरक्षा नहीं दे पा रही सरकार। और मैं समझता हूं कि इसकी बाबत सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, और ये कार्रवाई आखिर होगी कब, ये मैं भी आपके माध्यम से पूछता हूं जी। लेकिन कुरैशी साहब आपसे जानना चाहेंगे कि चीन और पाकिस्तान को डील करने में जो भारत की नीतियां रही हैं, क्या उसमें कामयाब है? क्योंकि आज आरएसएस चीफ ने यह भी कहा है कि तैयारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रेम और अहिंसा अलग चीज है, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, मैं पहले इसका जवाब देते हुए जो गुप्ता साहब ने राजेश जी की तरफ देख रहे थे, कहा उन्होंने दो बातें मैं कहना चाहता हूं। देखिए, आईजी कश्मीर का एक ट्वीट आया जब ये सिलेक्टेड किलिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि 28
इनोसेंट सिविलियन की इस 2021 में किलिंग्स हुई जी। और 28 में से 21 वहां के लोकल मुस्लिम हैं। जी। देखिए, यहाँ किसी को ये कश्मीरी पंडित कह देना, हिंदू मुसलमान कह देना, या ये कह देना कि भाई ये इस तरह से सिलेक्टिवली किलिंग हो रही है, तो हम कहते हैं कि भाई किलिंग जो भी हो रही है वो निंदनीय है, वो निंदनीय है। ठीक है, कोई भी करे जी। देखिए, ना टेररिस्ट करे, मिलिटेंट करे, कोई करे। लेकिन राजेश जी ने एक और सवाल पूछा था कि जो रिस्पांस वहां का रिएक्शन होना चाहिए, किस पॉलिटिकल पार्टी ने वहां उसको कंडम नहीं किया, घर घर गई बात की। लेकिन मैं एक सवाल राजेश से नहीं, आपके वजारत से बीजेपी से पूछना चाहता हूं, सरकार से। 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था तो कहा गया था यही हर्डल है, किसमें? पीस को लाने में, मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में। अब यह सवाल अगर कांग्रेस से, पीडीपी से और नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी पूछे तो शर्म की बात है। यह सवाल तो अब पूछा जाना चाहिए होम मिनिस्टर साहब से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यूटी में ये डायरेक्ट कंट्रोल में इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में है। कहां बाधा है, कहां को रोक रहा है कोई, किस जगह को रोक रहा है कि आप एक्शन ना करो? जब आपका 56 इंच का सीना है, आपको आंख में आंख मिला के देखना है तो चाइना पर देखे ना, कौन रोकता है जी। किसको कहता है पाकिस्तान पर ना आपको एक्शन करो? एक्शन करो, लेकिन अमन अमान और हिफाजत देना गवर्नमेंट का काम है। अगर आपने कहा था कि 5 अगस्त 2019 में यह कहा था कि यहां दूध की नदियां बह जाएंगी या अमन अमान आ जाएगा, डिमोनेटाइजेशन के लिए वक्त में आपने पूरी नेशन को एड्रेस किया था, 40 दिन हमें दे दो, यहां हालात ठीक हो जाएंगे, पत्थरबाजी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, यहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, यहां दूरी बढ़ गई। देखिए, वाजपेयी साहब का जो कहना था कि भाई कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, और अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त लाल किला से कहते हैं दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, कहीं ना कहीं वो दूरी मौजूद है, उसको दूर करें जी। बात मैं नहीं कहते किससे बात करो किससे ना करो, लेकिन कब तक, कहां तक, किस जगह तक आपको वेट करना पड़ेगा कि लास्ट जो गन चलेगी उस तक हम बात नहीं करेंगे। भाई ठीक है, अगर आप बात नहीं करना चाहते लेकिन अमन अमान तो बहाल करो जी, लोगों की हिफाजत करो। अगर 5 अगस्त 2019 से पहले आप कहते थे कि 2 ही खानदानों ने यहां लूटा है, शेख खानदान ने और मुफ्ती खानदान ने, बाप बेटे ने और बाप बेटी ने। 5 अगस्त 2019 के बाद आपकी हुकूमत है, यहां जो भी दूध का दुलावा आपको मिल रहा है ना, जो जितना कोई जिस पर कोई इल्जाम है वो आपकी पार्टी में आ जा रहा है और आप उसको बिल्कुल कबूल करते जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपकी कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क है। आप यूज कर रहे हो। मैं एक पॉइंट आपका, मैं राजेश जी का एक पॉइंट रह गया, राजेश जी का जो कहा उन्होंने, जहां इन्होंने ट्राइबल बेनिफिट्स की बात की। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन रिडंडेंट हो गया तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हो गया। किसी ट्राइबल गुजर बकरवाल को अगर एसटी थी तो उसको एसटी में पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे, वो फ्लक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका कोई ऑर्डर नहीं है इसमें। एक दूसरा, आप भूल गए कोई रसाना का जो केस हुआ था जी, उसमें 2 मंत्री आपके बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर उस मर्डरर के सामने खड़े हो गए थे। आप जिस ट्राइबल को कहते हो तो उनके यहां दूध का बेचने लिए कहीं कहीं यहां एकजुट वालों ने क्या, उनका वो जो चेयरमैन है कहता है इनसे दूध मत लो, क्या आपने उस पर एक्शन किया? अगर कोई इस तरह की बात करता कोई और तो आप उस पर राजेश से डायरेक्टली मैं जानना उस पर राजेश आप रिप्लाई दे दीजिए सवालों का। पहले तो ये है कि इनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया, इन्होंने मेरी बात की है कि 5 अगस्त 2019 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पुराना रिडंडेंट हो गया और लागू हो गया और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। वो इम्प्लीमेंट आप लोगों की जब सरकारें थीं उस वक्त भी हो सकता था, क्योंकि भारत सरकार ने वो कानून 2006 में बना दिया था और अपनी असेंबली में उसको पास करा के ये जेएनके में लागू कर सकते थे जी। लेकिन 13 साल इनको लग गए, 13 साल में इन्होंने सोचा नहीं कि उसको लागू करवाना है। तो इसीलिए तो ठीक कहा भारत सरकार ने, इसीलिए ठीक कहा अमित शाह जी ने, इसीलिए ठीक कहा संघ विचार परिवार की तंजीमों ने कि भारतवर्ष का कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू होगा तो जिन लोगों को अधिकार नहीं है वो स्वतः मिल जाएंगे, चाहे वो SC ST समाज के लोग हों,
चाहे वो गोरखा समाज के लोग हों, चाहे वो रिफ्यूजी हों, और चाहे जम्मू कश्मीर की हमारी माताएं बहनें हों जिनकी शादियां जम्मू कश्मीर से बाहर हो जाती थी और उनको डिप्राइव कर दिया जाता था इवन ऑफ द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, के पिताजी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, नहीं तेरे बच्चों को नहीं जाएगी। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात ये है कि ये, क्योंकि वो मैं तो ना बीजेपी ना किसी और तंजीम की नुमाइंदगी करता हूं, मैं समाज की नुमाइंदगी करता हूं, वो समाज का वो हिस्सा जो राष्ट्रवाद पे यकीन करता है, जो राष्ट्रवाद के साथ सीधा सीधा खड़ा है, और जहां कहीं भी उसको लगता है कि पूरे भारतवर्ष में या पूरे जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल या गैर राजनीतिक समाज का कोई हिस्सा जो भारत के कानून के अनुसार नहीं चल रहा या उसको खराब करने की कोशिश कर रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी आज अच्छा काम कर रही है, जिन्होंने के ये 5 अगस्त 2019 वाली अमेंडमेंट्स यहाँ पे लागू करवाई हैं, माताओं बहनों को अधिकार दिलवाए हैं, एसटी समाज को अधिकार दिलवाए हैं, तो अगर कोई लोग पॉलिटिकल पार्टियां छोड़ के उस तरफ जा रहे हैं, उस विचारधारा की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वो लोग जब तक आपके साथ थे तो वो शायद गंगा जल के धुले हुए थे, अब वो आपको छोड़ करके उधर चले गए हैं और आपको साथ ही लेके गए, तो इस करके वो गंदे हो गए। ये आप लोगों ने तय करना है। ये आप पे संगीन आरोप लग गया, सीधा कहता हूं, आपको नहीं लिया गया बीजेपी में इसलिए वो गंदे हो गए, आपको बीजेपी में नहीं लिया गया इसलिए वो गंदे हो गए। मैंने आरोप नहीं लगाया। आज जो मैं कहूंगा कि भारतवर्ष में जिस तरह का राजनीतिक माहौल है ना, क्यों लगी हुई है सबकी कि बीजेपी की तरफ, उनको लगता है कि राष्ट्रवादी पार्टी यही है, यही देश का उत्थान कर सकती है, और जो लोग समझदार हैं उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए क्या कि जो बंगाल की पॉलिसी थी ना जी, वहां जिसके पास स्कैंडल था, भाई बहुत बड़ा पैसे का स्कैंडल, करप्शन का स्कैंडल, वो बीजेपी में गया, उसको माफ हो गया और उसको टिकट भी मिल गई और उसको दोनों दिया। वही पॉलिसी यहाँ जम्मू और कश्मीर में, कल तक यहाँ बैंक के चेयरमैन को उस पर करप्शन थी, आज उसको छोड़ के कहीं और जगह एडजस्ट कर लिया, ज्वाइन नहीं किया उसने, किसी दूसरी पार्टी। देखिए जिसमें भी किया वो बी टीम ही है उसी की। अब अगर आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ वो नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूं कि ये बातें जो बीजेपी यहाँ कर रही है सिर्फ आईवाश कर रही। देखिए कल तक इनका एक मंत्री यूपी में लखीमपुर, वो जहां वो जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, वो कहता था मेरा बेटा इन्वॉल्व नहीं, और आज उसका बेटा जब वो साबित हो गया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, वो मंत्री आज तक रिजाइन नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। डिरेल हो रहा है। कपिल जी से जानना चाहिए। कपिल जी, आरएसएस चीफ ने यह भी कहा है कि कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान को लेकर के हमें तैयार रहना चाहिए। अभी तक जो नीतियां इख्तियार भारत कर रहा था, क्या वो ठीक नहीं थी पाकिस्तान और चाइना को लेकर के? देखिए 7 साल से ज़्यादा अरसा होने लगा है अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में, और 7 साल का जो एक अरसा होता है उसमें नीतियां भी बनाई जा सकती हैं, और उन नीतियों को इम्प्लीमेंट करके आप देश की जनता को और दुनिया को ये बता भी सकते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ, हम चीन के खिलाफ, हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। राजेश गुप्ता जी एक तरफ तो कहते हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी की कोई पैरवाई नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अपने शब्दों में भारतीय जनता पार्टी को पूरा अपना समर्थन भी देते हैं, तारीफ भी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत सारे सांसद हैं, विधायक हैं जो पॉपुलेशन के ऊपर उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। लेकिन मुझे एक बात का बहुत अफसोस है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी ऑर्गेनाइजेशन को जब अमेरिका की एजेंसी CIA ने आतंकवादी क्लासीफाई किया, और हमारी भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सिंगल प्रोटेस्ट दर्ज नहीं करवाया अमेरिका में, ये तो उनकी पूरी तरीके से उनकी जोर शोर से तारीफ कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको क्यों ऑन करके, और नरेंद्र मोदी जी ने इस बात के ऊपर अमेरिका का बाइकआउट क्यों नहीं किया कि उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को ही आतंकवादी क्लासीफाई किया? जी कपिल जी, समय का अभाव है। कुरैशी साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, कपिल जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, राजेश जी आप कार्यक्रम में आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं आरएसएस चीफ ने आज बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक पॉलिसी फार्मुलेट करनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान को लेकर के भी अपना रवैया स्पष्ट कर दिया। और एक जो इम्पोर्टेंट बात कही उन्होंने कि अपने गौरवशाली इतिहास का युवाओं को ज्ञान होना चाहिए। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।